सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश दलित वर्ग और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। आखिर दलितों के हित के संबंध में साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या कुछ है और बाबा साहब का दृष्टिकोण साइमन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर क्या है। इसी के क्रम में साइमन कमीशन की क्या रिपोर्ट है, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसी के संबंध में होने वाला है। आपसे निवेदन है कि अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए हम देखते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसका विषय यहाँ पर पहले से ही क्लियर है कि अखंड भारत हमारा ध्येय है। बाबा साहब कहते हैं बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से प्रसारित किया जा रहा है डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से आज 9वां भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। पेज नंबर 205 से लेकर 207 तक बाबा साहब अपने स्पीच में कहते हैं, सज्जनों, प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्ग का अस्तित्व बेहद कम है। इस बारे में 1919 के साउथ वेयर कमेटी द्वारा बहुत अन्याय किया गया है। इस कमेटी द्वारा तय किए गए हिस्से से भारत सरकार ने भी बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया है। हालांकि वे गलतियां अभी भी वैसे के वैसे ही रह गई हैं। 1923 में नियुक्त की गई सुद्दीमन कमेटी ने संसद में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कितना अधिक कम है इस बात की ओर ध्यान दिलाया था। हालांकि यहाँ वहाँ एकाध सदस्य की बढ़ोतरी करने के अलावा इस शिकायत को दूर करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया गया था। दलित वर्ग को उसकी दुर्बल स्थिति में अधिकारी वर्ग की मदद पर निर्भर रहने के लिए कहा जाता है। अनुभव से हम जान चुके हैं कि अधिकारी वर्ग अपने अलावा और किसी का हितैषी नहीं होता। उसकी मित्रता और मदद उसके अपने हित संबंधों पर निर्भर रहती है। बेहद खेद के साथ बता रहा हूं कि इन 10 सालों में अधिकारी वर्ग ने दलित वर्ग से जितना लिया उससे बहुत ही कम दिया है। जो भी हो, भविष्य में अधिकारी वर्ग से ऐसी मदद की आशा भी दलित वर्ग नहीं रख सकता। इसीलिए यदि हर अल्पसंख्यक समुदाय को सही अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है तो फिर दलित वर्ग को वह क्यों न मिले। बाबा साहब कहते हैं कि जब अल्पसंख्यक समुदाय को उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो दलित वर्ग को क्यों न मिले। प्रांतीय विधानसभाओं में साइमन कमीशन ने दलित वर्ग के लिए किस अनुपात का सुझाव दिया है। उनके अनुसार इस तरह की आरक्षित जगहों की संख्या उस अनुपात क्षेत्र में अन्य वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में दलित वर्ग की जनसंख्या के 3/4 जितनी होनी चाहिए। भारत के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को साइमन कमीशन के द्वारा दिया गया आरक्षण भी देखिए। लखनऊ अनुबंध में वर्तमान पार्टी को परास्त कर मुसलमानों ने जबरदस्ती पाया हुआ अत्यधिक प्रतिनिधित्व उसी तरह कायम रखने की अनुमति दी गई है। भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन आदि को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व के साथ साथ तराजू का तोल बराबर करने के लिए, जिसे पासंग कहा जाता है, बेसरासर ठगी अतिरिक्त जगह भी दी गई है। क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? जो समुदाय कई मुश्किलों से घिरा है उसके साथ अगर उदार बर्ताव नहीं करना है तो न करें, लेकिन क्या न्यायपूर्ण बर्ताव का भी वह हकदार नहीं है? भारत की केंद्रीय समिति ने भी दलित वर्ग के साथ अन्याय कर केवल उसकी जनसंख्या के अनुपात में उसे प्रतिनिधित्व दिया है। शुरू से ही केंद्रीय संसद के दरवाजे दलित वर्ग के लिए कभी भी नहीं खोले गए। 1921 में जब जनसंख्या के आधार पर उसकी पुनर्रचना की गई तब भी दलित वर्ग को वहां प्रवेश नहीं मिला। सन 1926 तक 150 सदस्यों वाली विधानसभा में दलित वर्ग को केवल एक जगह देने की मेहरबानी की गई थी। राज्यसभा के दरवाजे तो अब भी उनके लिए बंद हैं। केंद्र की विधानसभा में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए साइमन कमीशन द्वारा थोड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन उसकी योजना केवल विधानसभा तक ही सीमित है। राज्यसभा तक तो वे पहुंची ही नहीं है। इस छुटपुट सहानुभूति के लिए मैं उनका आभारी हूं। बाबा साहब यहाँ तंज कसते हुए कहते हैं कि छुटपुट जो सहानुभूति उन्होंने दर्शाई हमारे प्रति, उसका हम आभारी हैं। और बाबा साहब का ये स्पीच 8 अगस्त 1930 का हम आपके समक्ष रख रहे हैं। सम्मानित साथियों, ये जितनी भी बातें हैं वो 8 अगस्त 1930 के हिसाब से हैं। जो भी तथ्य हैं उसी आधार पर है। बाबा साहब कहते हैं, लेकिन उनके इस कृपणतापूर्ण व्यवहार को लेकर मुझे शिकायत भी तो है।
साइमन कमीशन की नियुक्ति होने के दरमियान दलित वर्ग के कई लोगों को विधानसभा में लिया गया। सरकार समेत देश के सभी हिस्सों से सबने ये हल्ला मचाया है कि दलित वर्ग की जनसंख्या प्रत्यक्ष जनगणना में सामने आई जनसंख्या से कहीं अधिक है। जनगणना का न्यूनतम आंकड़ा भी अगर लें तब भी साइमन कमीशन के द्वारा विधानसभा में जगह देते समय दलित वर्ग की जनसंख्या को प्रति सैकड़ा 20 मानी गई है, अर्थात 20% जनसंख्या ये मानी गई दलित वर्ग की। बाबा साहब कहते हैं कि जबकि साइमन कमीशन द्वारा विधानसभा में जगह देते ही सैकड़ा 8 से अधिक जगह देने से और राज्यसभा में तो एक भी जगह नहीं दी, इनकार कर दिया गया। बाबा साहब कहते हैं कि जबकि भारत में दलित वर्ग की जनसंख्या लगभग 20% है 1921 के आधार पर, लेकिन साइमन कमीशन जो कहता है वो सिर्फ 8% से अधिक जगह देने के लिए तैयार नहीं है। राज्यसभा में तो एक भी सीट नहीं देने को तैयार। बाबा साहब कहते हैं कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अपने हकों और ज़रूरतों का ये जानबूझकर किया गया अवमूल्यन साइमन कमीशन के द्वारा क्यों किया गया। आपसे हर किसी की यही उम्मीद है कि साइमन कमीशन द्वारा दलित वर्ग के मामले में केवल न्यायपूर्ण ही नहीं बल्कि उदार भूमिका रखनी चाहिए, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिसके लिए साइमन कमीशन द्वारा इस तरह की भूमिका न ली जाए। किसी अल्पसंख्यक समुदाय की राजनिष्ठा के बारे में संविधान निर्माण करते हुए उन्हें क्या अधिकार मिल सकते हैं, इस बारे में मुझे आज तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भारत में जिस प्रकार अधिकार प्रदान करते समय राजनिष्ठा को ध्यान में लिया जा रहा है तो कहना पड़ेगा कि दलित वर्ग की राजनिष्ठा सीमा विहीन है। उन्होंने अंग्रेज राज से प्रेम किया केवल सिद्धांत की तरह और अकृत्रिम। हालांकि दलितों के साथ अधिक उदार बर्ताव किया जाए ये मांग उन्होंने केवल दलितों की दीनहीन स्थिति के कारण ही की है। भारत का कोई भी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय इतनी दीनहीन स्थिति में दमित स्थिति में नहीं है और न इतना अधिक दुर्बल है। उनकी ज़रूरतें इतनी विस्तृत हैं और इतनी सादी हैं कि भारत को स्वयं शासित राज्य बनाने की मांग के अलावा उनके सामने कोई चारा नहीं है। जिस समुदाय पर इतने अधिक अन्याय किए गए हैं उसके साथ असल में बहुत उदार बर्ताव किया जाना चाहिए, लेकिन साइमन कमीशन के द्वारा दलितों के साथ न तो उदारतापूर्ण व्यवहार ही किया गया और न ही उनके साथ न्याय ही किया गया है। कोई ये भी पूछ सकता है कि लॉर्ड बर्केनहेड द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रस्ताव पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हुए जो भावनाएं व्यक्त की गई थी उसका क्या हुआ। तब कहा गया था कि दलित वर्ग के हम ट्रस्टी न्यासी हैं और उनकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध किए बगैर हम उन्हें किसी और के हाथ में नहीं सौंप सकते। इस प्रकार व्यक्त की गई गंभीर भावनाओं की पूर्तता क्या साइमन कमीशन के द्वारा होती हुई दिखाई देती है। सज्जनों, हमारे साथ अन्य लोग किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं इस बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। मुझे इस बात का डर है कि अंग्रेज हमारी खस्ता हालत और विपदाओं का जो विज्ञापन कर रहे हैं वो हमारी बुरी हालत का निवारण करने के लिए नहीं है। हो सकता है इस तरह का तरीका भारत की आज़ादी को रोकने के लिए उन्हें उपयुक्त लगा हो और इसीलिए वे इसे विज्ञापित कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में अंग्रेज़ों ने हमारे लिए कुछ किया इस बात से विचलित हुए बगैर और भविष्य में अपना क्या होगा इस बारे में बेकार की चिंता किए बगैर अपने नेता किसी का भय पाले बिना इस बात के आग्रह पर कायम रहें कि हमें हमारे साथ उदारतापूर्ण न सही लेकिन न्यायपूर्ण बर्ताव तो किया ही जाना चाहिए। ये उनका कर्तव्य भी है। हमारी दुर्दशा नष्ट करने हेतु न्याय की अपेक्षा रखना हमारा अधिकार है। हमारे हालात इस तरह के हैं इसलिए इस तरह की मांग करना हमारे लिए जायज़ है। हमारी दुर्दशा नष्ट करने हेतु न्याय की अपेक्षा रखना हमारा अधिकार है, ये बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। सम्मानित साथियों, इस तरह से बाबा साहब ने साइमन कमीशन रिपोर्ट, साउथ ब्यूरो कमेटी और बहुत सारी जो कमेटियाँ बीच बीच में गठित हुई उनकी जो रिपोर्ट्स है उस आधार पर अपने इस तथ्यात्मक भाषण को बाबा साहब ने यहाँ रखा और उसी भाषण को हूबहू बाबा साहब के शब्दों में हमने प्रस्तुत किया आपके समक्ष, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बाबा साहब का ये स्पीच जन जन तक पहुँचे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय
सभी जगह अवेलेबल नहीं है, नहीं उपलब्ध है। ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय में जो लिखे राइटिंग्स एंड स्पीचेज हैं वो जन जन तक जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि मोबाइल जन जन के हाथ में है। ऐसे में मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आवाज़ का ऑफिशियल के माध्यम से जन जन तक डॉक्टर अंबेडकर संदेश के नाम से हम संपूर्ण वाङ्मय के विभिन्न अंशों को लगातार आप तक ला रहे हैं। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब चाहते थे कि एक वैचारिक सेंटर का निर्माण हो और वहाँ पर पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों, निर्णय करें और कार्ययोजना बनाएं, जिससे कि शोषण अत्याचार जो अस्पृश्यों दलितों पर होता है वो रुके। ऐसी कारगर रणनीति, कारगर समाधान सुझाए। तो ऐसा ही वैचारिक सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप आवाज़ का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और BBS3 आईडासा के सहयोग से आप सभी के अमूल्य योगदान से सारनाथ वाराणसी, जो कि तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है, बाबा साहब ने अंतिम संदेश भी वहाँ पर दिया था, इस तरह का वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज करके वहाँ पर ये निर्माण कार्य जारी है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक निर्माण में आपका भी अमूल्य योगदान हो तो निश्चित रूप से हम आपका स्वागत करते हैं। अकाउंट नंबर IFC कोड समक्ष प्रदर्शित है स्क्रीन पर। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि आपने डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक सुना, अंत तक देखा। आपसे निवेदन है कि यदि आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश अच्छा लगता है तो नियमित सुने और नियमित शेयर करें। इसी निवेदन के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम जा रहे हैं समाप्त करने। मैं हूं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय